चलिए आज भारत के संविधान के बनने की कहानी को समझते हैं उन मांगों से जिन्होंने इसकी नींव रखी। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी सफलता के लिए आप जानते ही हैं कितने जरूरी हैं। अगर जीके में स्कोर अच्छा करना है तो इन लम्हों को समझना ही होगा। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर भारत का लोकतंत्र बना। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये सारा सफर बस एक शब्द से शुरू हुआ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरे देश को एक साथ जोड़ने की ताकत थी और जो देखते ही देखते आज़ादी की लड़ाई का नारा बन गया। और ये शब्द हमारे सामने लाए दादा भाई नौरोजी। साल था 1906। इस नाम और इस साल को बस दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स में बार बार आता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1906 के कांग्रेस सेशन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये महज एक शब्द नहीं था, ये भारत के सेल्फ रूल यानी अपने शासन के सपने का पहला ऑफिशियल ऐलान था। वाकई में एक हिस्टोरिकल मोमेंट। लेकिन नौरोजी जी का योगदान सिर्फ स्वराज शब्द तक ही नहीं था, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी फैक्ट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यही नहीं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय भी थे। उनकी उपलब्धियां सच में कमाल की हैं। तो स्वराज का बीज तो बो दिया गया था, पर यह पौधा कैसा होगा, इसका असली मतलब क्या होगा? अब हम उस दौर में चलते हैं जहां इस आइडिया को और ज्यादा क्लैरिटी मिली और इस विचार को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी महात्मा गांधी ने साल 1922 में। गांधी जी की ये बात अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने साफ कर दिया कि स्वराज ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिला कोई तोहफा नहीं होगा, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों की अपनी मर्जी, अपनी इच्छा होगी। ये एक तरह की सांकेतिक मांग थी जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना को सबसे ऊपर रखा। सांकेतिक मांग के बाद अब वक्त था इस आइडिया को एक ठोस शक्ल देने का। ये हमारे संविधान को बनाने की पहली सीरियस कोशिश थी, पहला फॉर्मल अटेम्प्ट। और ये पहली ठोस कोशिश सामने आई नेहरू रिपोर्ट के रूप में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और इसकी तारीख 28 अगस्त 1928 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। इसे अक्सर भारत के संविधान का पहला ब्लूप्रिंट भी माना जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का प्रारूप या पहला ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इसने सिर्फ एक ढांचा ही तैयार नहीं किया, बल्कि आने वाले संविधान के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। इस रिपोर्ट के जो प्रस्ताव थे वो काफी दूर की सोच रखते थे। इसमें डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक सेक्युलर स्टेट की बात की गई। लेकिन शायद सबसे जरूरी सिफारिश थी मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की। और यही आइडिया आगे चलकर हमारे संविधान के पार्ट 3 का आधार बना, जो आज हमें मौलिक अधिकार देता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात सिर्फ प्रस्ताव बनाने की नहीं रह गई थी, बल्कि अब मांग थी अपना संविधान खुद लिखने के हक की। यहाँ मांग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, गांधी जी की सांकेतिक मांग एक भावना थी, एक आइडियल था। वहीं एम.एन. रॉय ने जो प्रत्यक्ष मांग की, वो एक ठोस कदम था, एक प्रोसीजर था कि भाई हमें अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। और इस क्रांतिकारी प्रत्यक्ष मांग का आइडिया सबसे पहले सामने रखने वाले शख्स थे एम.एन. रॉय, साल 1934 में। ये नाम और ये साल संविधान सभा की मांग की शुरुआत का सिंबल है। तो ये संविधान सभा आखिर थी क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये जनता के चुने हुए लोगों का एक ग्रुप था, जिसका एक ही काम था, देश के लिए संविधान बनाना। ये अपने शासन की मांग का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल रूप था। और जरा देखिए कि ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1934 में रॉय ने प्रस्ताव रखा। सिर्फ एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया और 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में इसके लिए जोरदार वकालत की। मतलब कुछ ही सालों में ये विचार आज़ादी की लड़ाई का एक मेन पिलर बन गया था। तो हमने विचारों से लेकर ठोस मांगों तक का सफर देख लिया है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक क्विक नजर डालते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये टेबल पूरी कहानी का निचोड़ है। 1906 नौरोजी और स्वराज, 1922 गांधी और सांकेतिक मांग, 1928 मोतीलाल नेहरू और पहला खाका और 1934 एम.एन. रॉय और संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग।
इन पॉइंट्स को याद रखने से एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ये पक्की बात है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए कि ये सारी मांगें और रिपोर्टें जो गुलामी के दौर में तैयार हुईं, उन्होंने आज के आज़ाद भारत की नींव को कैसे मजबूत किया। इस पर सोचना हमें अपने संविधान की वैल्यू को और गहराई से समझने में मदद करता है। सोचिए जरा, अगर कोई बहुत बड़ा बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम खेलना हो तो एक रूल बुक तो चाहिए ही होगी, है ना? बिल्कुल, किसी भी देश को चलाना भी समझ लीजिए कुछ वैसा ही है। और भारत के लिए नियमों की वो किताब है हमारा संविधान। यही वो ब्लूप्रिंट है, वो नींव है जिस पर सरकार का पूरा सिस्टम टिका हुआ है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे एकदम नींव से, मतलब संविधान से। फिर सरकार के वो 3 मजबूत स्तंभ देखेंगे जो कानून बनाते हैं, जो उन्हें लागू करते हैं। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। संविधान ये वो बुनियाद है, वो आधार है जिस पर भारत की पूरी सरकारी इमारत खड़ी है। अगर इसे नहीं समझा तो आगे कुछ भी समझना समझिए नामुमकिन है। तो आखिर ये संविधान है क्या? देखिए, ये बस एक कानूनी दस्तावेज है, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चलती है। अब ये जो 2 फ्रेज है ना, कानूनी दस्तावेज और शासन व्यवस्था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा ढांचा इन्हीं पर टिका है। अच्छा, तो हमारा संविधान एक सरकार बनाता है, लेकिन ये भी तो पक्का करना था कि किसी एक के हाथ में सारी ताकत न चली जाए, राइट? इसीलिए पावर को बहुत ही समझदारी से 3 अलग अलग हिस्सों या कहिए कि 3 स्तंभों में बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। ये है भारत की शासन व्यवस्था का एकदम कोर स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे ऊपर है सरकार, जो 3 मेन पिलर्स में बटी हुई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये एक तरह का चेक्स एंड बैलेंस है ताकि कोई भी अपनी लिमिट से बाहर न जा सके। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। 1 विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना। 2 कार्यपालिका, जिसका काम है उन कानूनों को लागू करना। और 3 न्यायपालिका, जो ये देखती है कि सब कुछ नियमों के दायरे में हो, बनाना, लागू करना और न्याय करना। सिंपल। चलिए अब पहले स्तंभ पर थोड़ा जूम इन करते हैं। विधायिका, ये वो पावरफुल बॉडी है जो वो कानून बनाती है जो हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब यहां एक दिलचस्प बात है, विधायिका एक लेवल पे नहीं बल्कि 2 लेवल पर काम करती है। एक है केंद्र यानी यूनियन लेवल पर, और दूसरा है प्रांत यानी हमारे स्टेट्स के लेवल पर। अब दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। केंद्र में है संसद, जो पूरे देश से जुड़े मामलों पर कानून बनाती है, जैसे कि डिफेंस या विदेश नीति। ये आते हैं संघ सूची के 100 विषयों में। वहीं राज्यों में है विधानमंडल, जो लोकल मामलों पर कानून बनाता है, जैसे पुलिस या खेतीबाड़ी। ये आते हैं राज्य सूची के 61 विषयों में। ये जो नंबर है ना, 100 और 61, ये अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कानून तो बन गए, पर उन्हें जमीन पर उतारेगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है दूसरे स्तंभ यानी कार्यपालिका की। इनका काम है विधायिका के बनाए कानूनों को हकीकत में बदलना। और देखिए, कार्यपालिका का स्ट्रक्चर भी आपको विधायिका जैसा ही मिलेगा 2 लेवल्स पर। केंद्रीय लेवल पर है संघीय मंत्री परिषद और प्रांतीय यानी स्टेट लेवल पर है राज्य मंत्री परिषद। इनका मेन काम एकदम सीधा है लेकिन बहुत ही पावरफुल। संघीय मंत्री परिषद ये पक्का करती है कि संसद के कानून पूरे देश में लागू हों, और राज्य मंत्री परिषद अपने अपने राज्यों में विधानमंडल के कानूनों को लागू करवाती है। कितना बढ़िया सिस्टम है, एक बॉडी बनाती है, दूसरी उसे लागू करती है। लेकिन यहां एक सवाल मन में जरूर आता है कि भाई, ये जो इतना बड़ा सिस्टम है, ये आया कहां से, इसकी जड़ें कहां हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा और संविधान की मांग की कहानी को समझना होगा। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि संविधान की मांग कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये धीरे धीरे बढ़ी। शुरुआत हुई 1895 में बाल गंगाधर तिलक के एक अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इशारे से। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने एक सांकेतिक मांग रखकर इस विचार को और हवा दी, और फाइनली 1934 में एमएन रॉय ने पहली बार खुलकर सीधे तौर पर एक संविधान की मांग रख दी। तो आप देख सकते हैं, ये सफर एक फुसफुसाहट से एक बुलंद आवाज तक का था। गांधी जी का 1922 का ये बयान उनकी मांग के पीछे की सोच को दिखाता है। वो कह रहे थे कि स्वराज ब्रिटिश संसद का कोई तोहफा नहीं होगा, बल्कि ये भारत की अपनी आवाज, अपनी पहचान की घोषणा होगी। ये अपने भविष्य का फैसला खुद करने की एक गहरी इच्छा थी।
तिलक का 1895 का स्वराज बिल अपने समय से कहीं आगे था। ये स्वशासन के लिए एक शुरुआती लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें 110 आर्टिकल्स थे। लेकिन इसमें जो सबसे क्रांतिकारी बात थी वो ये कि इसमें पहली बार भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का जिक्र था। यही आइडिया बाद में भारतीय संविधान की आत्मा बना और ये फैक्ट एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आज हम जो शासन का ढांचा देखते हैं वो कोई रातों रात नहीं बन गया। ये उन मांगों, उन सपनों का नतीजा है जिनकी नींव दशकों पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। हमारे आज की नींव हमारे कल में ही तैयार हुई थी। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचने में मजा आएगा। आपको क्या लगता है, शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों का कौन सा विचार आज की भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो तिलक का मौलिक अधिकारों का विचार है या फिर गांधी की आत्म अभिव्यक्ति की भावना? नींव भी रखी। इस रिपोर्ट के जो प्रस्ताव थे वो काफी दूर की सोच रखते थे। इसमें डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश राज के अंदर ही स्वशासन, एक फेडरल गवर्नमेंट और एक सेक्युलर स्टेट की बात की गई। लेकिन शायद सबसे जरूरी सिफारिश थी मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की। और यही आइडिया आगे चलकर हमारे संविधान के पार्ट 3 का आधार बना, जो आज हमें मौलिक अधिकार देता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बात सिर्फ प्रस्ताव बनाने की नहीं रह गई थी, बल्कि अब मांग थी अपना संविधान खुद लिखने के हक की। यहाँ मांग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, गांधी जी की सांकेतिक मांग एक भावना थी, एक आइडियल था। वहीं एम.एन. रॉय ने जो प्रत्यक्ष मांग की वो एक ठोस कदम था, एक प्रोसीजर था कि भाई हमें अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। और इस क्रांतिकारी प्रत्यक्ष मांग का आइडिया सबसे पहले सामने रखने वाले शख्स थे एम.एन. रॉय, साल 1934 में। ये नाम और ये साल संविधान सभा की मांग की शुरुआत का सिंबल है। तो ये संविधान सभा आखिर थी क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये जनता के चुने हुए लोगों का एक ग्रुप था जिसका एक ही काम था, देश के लिए संविधान बनाना। ये अपने शासन की मांग का सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल रूप था। और जरा देखिए कि ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1934 में रॉय ने प्रस्ताव रखा। सिर्फ एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया और 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में इसके लिए जोरदार वकालत की। मतलब कुछ ही सालों में ये विचार आज़ादी की लड़ाई का एक मेन पिलर बन गया था। तो हमने विचारों से लेकर ठोस मांगों तक का सफर देख लिया है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक क्विक नजर डालते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये टेबल पूरी कहानी का निचोड़ है। 1906 नौरोजी और स्वराज, 1922 गांधी और सांकेतिक मांग, 1928 मोतीलाल नेहरू और पहला खाका और 1934 एम.एन. रॉय और संविधान सभा की प्रत्यक्ष मांग। इन पॉइंट्स को याद रखने से एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी, ये पक्की बात है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिए कि ये सारी मांगें और रिपोर्टें जो गुलामी के दौर में तैयार हुईं, उन्होंने आज के आज़ाद भारत की नींव को कैसे मजबूत किया। इस पर सोचना हमें अपने संविधान की वैल्यू को और गहराई से समझने में मदद करता है।